Good morning, students. Today we start our next chapter. In this chapter some topics are cut in a revised syllabus, but we uh, discuss all chapter. In question answers we not prepared the question answer on those topics. Those are cut in our syllabus. Okay. तो चैप्टर नंबर 7 राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, ये भी आपने 10th क्लास के अंदर इसके ऊपर एक फ़ाइल प्रिपेयर करी थी, है ना, कि क्या था उसका पॉपुलर स्ट्रगल्स, है ना। तो उसमें डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुए, है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम जो है इस चैप्टर के अंदर इंडिया के अंदर जो जो मेन पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए वो हम इसमें लिखेंगे। एक है फार्मर मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अफेयर, पीपल्स मूवमेंट। तो इसमें ये बेसिक जो है इनके बेस पर इट बिगेन in 2 or 3 villages Uttarakhand when villagers were refused permission to fell ash tree by the forest department and allotted the same patch of land for uh, commercial use to sports manufacture. This result in enraged the villagers and they protested against the movement of government. Soon the struggle could be seen spreading over many parts of the region Uttarakhand with no result from the government on their problem. The people came together to raise their voice and demand. These movements are categorized as party based और नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट। ठीक है, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स आर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता, एक्सेट्रा। The non-party based movements were supported by the voluntary organizations like students and the youth organizations. They choose to remain outside पॉलिटिक्स। बेटा ये आपने मूवमेंट्स जो होते हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ा था कि ये बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ सेक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो इनका इसमें जो आप मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी और इनमें ये डिफरेंस होता है, अपोजिशन पार्टी भी वही इश्यूज़ उठाती है और ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनके अंदर भी इश्यूज़ ही राइज किए जाते हैं। बट इनका मेन वर्क जो होता है, क्या इसमें मेन डिफरेंस होता है कि ये पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिमांड रखते हैं, अपना सेक्शनल डिमांड होती है इनकी, और इनका जो एम होता है वो पावर गेन करना नहीं होता। इट मीन्स कि इनका मेन पॉलिटिकल पार्टी से ये किस लिए डिफ़र है कि इनका जो मेन एम जो होता है वो गवर्नमेंट बनाना नहीं होता, ये पावर में नहीं आना चाहते, इलेक्शन लड़ना इनका मोटिव नहीं होता। ये पर्टिकुलर सेक्शन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को राइज करते हैं और इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट के ऊपर, इट मीन्स कि देखो हम 5 इयर्स के लिए कोई गवर्नमेंट इलेक्ट कर देते हैं, बट गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क करती है, हर उस पर हम लोग उससे सेटिस्फाइड है। बट कोई एक दो इशू ऐसे हैं जिन पर कि हम उसके साथ हम उस गवर्नमेंट को एग्री नहीं करते, तो क्या होगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट चेंज करना तो हमारे पास आफ्टर 5 ईयर ऑप्शन है, बट मीनवाइल हम क्या करेंगे कि उस वो एक सेक्शन जो है वो प्रोटेस्ट करता है और अपनी जो डिमांड्स होती हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखता है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एक्विजिशन जो बिल आया था 2014 के अंदर, तो हमारी जो
ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको हम लोगों ने बहुत मेजोरिटी के संग तब भी लाए थे और अब 2019 में। इट मीन्स कि पीपल्स आर सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, बट लैंड एक्विजिशन पे फार्मर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को अपना बिल जो है वो वापस लेना पड़ा। तो ये मूवमेंट्स कहलाते हैं, पर्टिकुलर किसी भी इशू के ऊपर ये हो सकते हैं। ठीक है। द emergence of non-party movement could be tracked to be different among many sections of society. Failure of Janta experiment, a gulf between urban industrial section, political instability, extends a social inequality and sense of injustice. ये भी नॉन पार्टी मूवमेंट्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जब जनता की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, और अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्शन एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो की वजह से ये मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। इन the early 1970s, the Dalit youth formed a militant organization group, Dalit Panther, in 1972 in Maharashtra. ठीक है। दलित आप सब जानते हो, है ना, लोअर कास्ट जो होते हैं, जिन्हें हम उन्हें हम दलित नाम दिया गया है ना। तो 1970 में उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रखा दलित पैंथर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आफ्टर इंडिपेंडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट ऑफ इक्वलिटी and justice. In spite of the guarantees, they faced continuous caste based inequality and the material injustice. Although Indian Constitution में right to equality है, it means everybody is equal before law and got equal opportunity. ये right to equality का मेन जो है बेस है। बट इतने सालों बाद भी उनको क्या फेस करना पड़ता था? कास्ट बेस पर उनके संग इनइक्वालिटी होती थी। इट मीन्स अनटचेबिलिटी, है ना। और ये अभी भी हमारी जो कुछ कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, वो फेस करती हैं। इवन मैरिजेस में भी, है ना, उनको अनजस्टिस होती है, इनजस्टिस। देयर मेन objective became the implementation of reservation and other such policies regarding social justice. One of leading farmer movement in organized struggle was Bharatiya Kisan Union. It was a struggle against causes of liberation of Indian economy. Some of demand to BKU were higher government floor price and restriction guarantees supply of electricity provision in a government problem to farmer. और इसके अलावा एक जो बड़ा आंदोलन जो हुआ, बिग मूवमेंट था, वो था भारतीय किसान यूनियन का, जो विरोध कर रहे थे किसका? जो 92 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ था हमारी इकोनॉमी का, जिसकी वजह से उनका मानना था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए ये वो कंपटीशन जो है उनके लिए बढ़ गया था। दूसरा, उनका मानना था कि एग्रीकल्चर के लिए जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरा किया जाना चाहिए और उसके रेट भी कम किए जाने चाहिए। नाउ द एंटी Arak movement was led by the rural women in Andhra Pradesh to protect against women got a platform to discuss their personal issues
and one of common issue to came up in a comp- consumption of locally brewed alcohol or by the men in their families. The local initiative was taken by the women of Naldor and protect against attack and demand to force क्लोजर ऑफ वाइन शॉप। ये आंध्र प्रदेश के अंदर वुमेंस ने कहा कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। और ये एक रूरल एरियाज़ के अंदर वुमेंस ने एक मतलब मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें उनका ये डिमांड थी कि वाइन शॉप्स जो है वो बंद करनी चाहिए, जिससे कि जो वाइन शॉप जो है वो बंद करो, जिससे कि उनके जो फैमिलीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेन ऑब्जेक्टिव वॉज सेव रिवर नर्मदा। नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है वो क्या हुआ था, मैंने आपको अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन, बेटा जब हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के हमने आपको मेरिट और डीमेरिट्स है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ाए थे 10th क्लास के अंदर, जिसमें एडवांटेज में तो आता है कि इन्हें मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा गया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के अलावा हमारी इंडस्ट्री को करती थी फेवर, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट होता था। दूसरा होता था कंट्रोल फ्लड, है ना, जो बाढ़ वगैरह आने से हम उस टाइम बहुत ज़्यादा गांव के गांव बह जाते थे, उसको वो मेंटेन करती थी। नंबर 3 इरिगेशन, हमारा इंडिया इज एग्रीकल्चर है ना, ज़्यादातर लोग इसी पर डिपेंड करते हैं, तो इरिगेशन के लिए हम उस पानी को यूटिलाइज करते थे। फिर आगे इसके हम डिसएडवांटेजेस बताते हैं, तो हमारा ये है कि इससे एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होता है। नंबर 2 अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, है ना, अर्थक्वेक वगैरह की प्रॉब्लम होती है। फॉरेस्ट कट जाने से भी रेन हमारा पूरा जो डिसबैलेंस हो जाता है ना एनवायरनमेंट। नंबर नेक्स्ट था कि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें उसको ये जनरेट करती है। जब वही ऊपर ही मान लिया डैम बना दिया तो नीचे जो स्टेट्स पड़ती हैं उनमें वाटर जब सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था, इट वॉज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ डैम नोन एज द नर्मदा सागर। ये नर्मदा सागर डैम जो है वो बन रहा था किसके ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, उसको अपोज में ये बनाया गया था। प्रोजेक्ट क्वेश्चन ऑन गोइंग डेवलपमेंट project also because the construction of this dam 254 villagers were being relocated। इसमें क्या था कि 254 विलेजर्स जो है वो उन्हें दोबारा से रीलोकेट करना पड़ रहा था। तो इसमें बेटे कितने सारी फैमिलीज होंगी, अगर इतने सारे विलेज थे तो कितने सारे फैमिली और कितने सारे पर्सन, तो इस बहुत लोग इसमें इफ़ेक्टेड हो रहे थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। The NBA was shifted from the origin demand of rehabilitation, the total opposition to Sardar Sarovar Dam. The protest was successful and achieved the comprehensive national rehabilitation policy 2003 by the गवर्नमेंट। ये जो आंदोलन था वो सक्सेस हुआ और सरकार ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है 2003 में गवर्नमेंट इसके लिए लेकर आई। ओके, नेक्स्ट है द मूवमेंट हेल्प पीपल इन कमिंग टुगेदर फॉर सिमिलर डिमांड इशू एंड प्रॉब्लम। इस मूवमेंट्स में क्या होता है कि वो लोग जिनकी प्रॉब्लम एक ही इशू के ऊपर होती है वो सब एक साथ आकर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है वो अपने इशू को
उठा सकते हैं। थ्रू दीज पॉपुलर मूवमेंट and protest, they also got aware of their rights and the expectations of the government. इन पॉपुलर मूवमेंट और प्रोटेस्ट से वो क्या कर सकते हैं, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो सकते हैं और अपनी जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है अपनी गवर्नमेंट से, उनके लिए वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो डेली चेंज नहीं हो सकती। हर काम हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बट किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर की वेट नहीं करेंगे, हम उसी टाइम उस इशू को राइज करेंगे जिससे कि सरकार जो है उसके ऊपर हम अवेयर हो सके और हमारी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, द मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन स्टार्ट in 1919 on demand of record of famine relief work and account of laborers by Mizoram Kisan Shakti Sangathan. Finally, it was became the law in 2005. जो एक देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मिजोरम। 1990 के अंदर ये डिमांड हुई थी, है ना, कि इसमें जो रिलीफ वर्क है उसका जो अकाउंट है लेबर का, वो मजदूर किसान शक्ति संगठन, मतलब कि उन्होंने कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने इको के अंदर बड़े डीपली पढ़ा है ना, जिसमें हम किसी भी मिनिस्ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी रिगार्डिंग मांग सकते हैं और वो सरकार को पूरी करनी होती है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1919 के अंदर, और फिर 2005 के अंदर इसको मान लिया गया। इट मीन्स कि हम किसी भी वर्क के लिए अपनी गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्ट्री के रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी आप रेट डालिए, एक एप्लीकेशन दीजिए उस मिनिस्ट्री में, या है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसको आपको सारे जो है आंसर्स देने पड़ेंगे। दिस इज हेल्ड इन अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेसीज एंड द ट्रांसपेरेंसी। इट मीन्स जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी सब काम में, उतना जो है डेमोक्रेसी को हम हेल्दी मानते हैं। तो इसलिए ये सब स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे स्टार्ट। हैव अ नाइस डे।